तो चलिए आज एक नया पाठ पढ़ना शुरू करते हैं गुंजन इस पाठ्य पुस्तक में से। और आज के नए पाठ का नाम है जायके का सफर। जायका यानी स्वाद। तो जैसे हम सभी जानते हैं स्वादिष्ट व्यंजन हर किसी को पसंद है, और जैसे हम सभी जानते हैं हमारे भारत में हर प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, चाहे वो पहनावे की विविधता हो या फिर भाषा की विविधता हो या फिर खान पान की विविधता। यानी भारत के हर हिस्से में अलग प्रकार से व्यंजन भोजन बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के मसालों का उपयोग किया जाता है। तो आज का जो हमारा पाठ है ये हमें इन्हीं सारी बातों की जानकारी देता है। जैसे उत्तर भारत में किस प्रकार से व्यंजन बनाए जाते हैं, कौन से व्यंजन उत्तर भारत के प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत में कौन कौन से मसालों का प्रयोग किया जाता है, या कौन से दक्षिण भारतीय व्यंजन पूरे भारत भर में बड़े चाव से खाए जाते हैं, तथा कौन से भारतीय व्यंजन विदेशी लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, या किन व्यंजनों को विदेशी लोगों ने सराहा है, पसंद किया है। ये सारी जानकारी हमें आज के इस बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत स्वादिष्ट पाठ से ये सारी जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, ये जो पाठ है जायके का सफर, ये हमें पूरे भारत के बारे में कि किस प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं या कौन से मसालों का उपयोग किया जाता है, कौन से पदार्थ कौन से व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है उस विभाग के, इसकी जानकारी हमें देता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ है ये 4 पॉइंट्स में बटा हुआ है। उत्तर भारतीय व्यंजन और दक्षिण भारतीय भोजन, पूर्व भारतीय लोगों का जो खान पान का रिवाज है वो, और पश्चिम भारतीय लोगों का भोजन। ठीक है, तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं जायके का सफर। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना पर ध्यान दें। सफर हमेशा से ही रोमांचित करने वाले और अविस्मरणीय होते हैं। सफर यानी यात्रा। तो जब हम घूमने चले जाते हैं और जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो हमेशा ही बहुत रोमांचित करते हैं। यानी वो सफर कुछ ना कुछ यादें पीछे छोड़ते हैं, यादगार बन जाते हैं, अविस्मरणीय होते हैं। विशेषकर तब जब वह सफर हमारी जीवा के अनेकों स्वाद तंतुओं को झंकृत करते हुए पेट के रास्ते आत्मिक संतुष्टि का अनुभव कराए। और खासकर वो वाली यात्राएं या वो वाले पिकनिक या ट्रैवलिंग हमारा यात्राएं हमें तब ज्यादा ध्यान में रहती है जब हमें उस यात्रा में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन चखने को मिले हो। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि वो वाले सफर ज्यादा यादगार होते हैं, अविस्मरणीय होते हैं, जो हमारी जीवा यानी जीव के अनेकों स्वाद तंतुओं को मतलब जिसके जरिए, जिन तंतुओं के जरिए, और जीव के जिन तंतुओं के जरिए हमें स्वाद का यानी टेस्ट का पता चलता है, उस पदार्थ का, उस व्यंजन का, तो उन स्वाद तंतुओं को झंकृत करते हुए, झंकृत यानी बहुत खुश, बहुत आनंदित करते हुए पेट के रास्ते आत्मिक संतुष्टि का अनुभव कराए। तो ऐसे कुछ व्यंजन हमारे मन को, दिल को, दिमाग को खुश कर देते हैं और एक आत्मा की संतुष्टि यानी एक आत्मा की खुशी हमें महसूस होती है। चौंकिए मत, क्योंकि ये भी सफर है जो हम आज ये सफर कर रहे हैं, ये है स्वाद यानी जायके का। और यह सफर तब और विशेष हो जाता है जब जायका भारतीय संस्कृति की विविधता का स्वाद समेटे। तो आज का ये जो सफर है, ये जो यात्रा है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता छुपी है। ओके, तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय भोजन यहाँ की परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और अमृत तुल्य स्वाद का बेजोड़ संगम है। यानी हम जो भारतीय लोग हैं, हमारा जो भोजन होता है इसमें ये सारी बातें आती हैं। एक तो अमृत तुल्य स्वाद होता है, अमृत जैसा स्वादिष्ट। दूसरा है परंपरागत जो रिवाज होते हैं उसी तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता,
तो जिस प्रकार की संस्कृति है, जो चीज़ें उस इलाके में ज़्यादा अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है, उन्हीं का व्यंजनों में अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये एक सांस्कृतिक विविधता बोलिए या फिर पदार्थों की, मसालों की विविधता, अमृत तुल्य स्वाद और यहाँ की परंपरा, इन सब का बेजोड़ मिश्रण होता है भारतीय भोजन। इस उपमहाद्वीप के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के व्यंजन और उन्हें पकाने की विधियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होना, ये भारतीय भोजन की थाली को एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है। तो हमारा जो भारतीय है, इसका हर एक भौगोलिक क्षेत्र मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, तो हर भौगोलिक क्षेत्र में व्यंजन बनाने का, पकाने का जो तरीका है, जो विधि है यानी तरीका है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। मतलब चावल से जो चीज़ें उत्तर भारत में बनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही उसी चावल से कई अलग व्यंजन दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। अपनी इसी विशिष्टता के कारण भारतीय व्यंजन पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसका उदाहरण है कि लगभग सभी बड़े देशों में मौजूद भारतीय भोजनालय, जहां सप्ताहांत या अवकाशों पर भोजन के लिए विदेशियों की भीड़ लगी रहती है। तो इसी विशिष्टता के कारण हमारा भारतीय भोजन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, फेमस है। और इसका प्रूफ क्या है? तो लगभग सभी बड़े देशों में हमारे जो भी भारतीय रेस्टोरेंट्स होते हैं या भारतीय भोजनालय होते हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पे सप्ताहांत में यानी वीकेंड्स पर बहुत भीड़ लगी रहती है विदेशियों की, जिससे पता चलता है कि हमारे भारतीय व्यंजन विदेशियों में कितने प्रसिद्ध है या कितने पसंद किए जाते हैं। सप्ताहांत मतलब वीकेंड्स, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टियों के दिनों। आगे, प्राचीन समय से ही भारत में आने वाले विदेशी व्यापारी यहाँ के व्यंजनों के इस कदर दीवाने हो जाते थे कि वे इन्हें बनाने की विधि सीख कर जाते थे। तो बहुत पुराने जमाने से, प्राचीन समय से ही भारत में जो भी व्यापारी आते थे, जो बिजनेसमैन आते थे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, वे यहाँ के पदार्थों के, यहाँ के व्यंजनों के, अलग अलग डिशेस के इतने दीवाने हो जाते थे, कायल हो जाते थे कि वे व्यंजन कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि, उसका तरीका, वो पूरी रेसिपी सीख कर चले जाते थे। और साथ ही यहाँ के गरम मसाले भी खरीद कर ले जाते थे, ले जाना नहीं भूलते थे। ब्रिटिश शासन काल में सब्जी में विभिन्न मसाले डालकर बनाई कैकारी अंग्रेजों को इतनी पसंद थी कि उन्होंने उसे काट छाट कर छोटा कर दिया और करी बना दिया। तो जो करी आज हम होटल के मेनू कार्ड में देखते हैं, करी यानी जो ग्रेवी वाली डिश होती है, तो वो करी शब्द कहाँ से आया है? तो ब्रिटिश शासन काल में सब्जी में अलग अलग मसाले डालकर कैकारी बनाई जाती थी और उस कैकारी शब्द को ब्रिटिशों ने काट छाट कर छोटा बना दिया और कैकारी से क्या बना? करी। आज यूरोपियन देशों में करी भारतीय खाने का पर्याय बन गई है। तो जो यूरोपियन देश है वहाँ पे करी यानी भारतीय व्यंजन, और वो भारतीय व्यंजन का एक पर्याय, एक अच्छा ऑप्शन विदेशों में बन गई है करी यानी ग्रेवी वाली सब्जी। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय व्यंजनों की यह विविधता इन्हें पकाने की विविध शैलियों के कारण है। तो गौर करने वाली मतलब ध्यान देने जैसी, नोट करने जैसी बात यह है कि जो भारतीय व्यंजन है उनकी ये जो विविधता है, ये इन्हें पकाने की अलग अलग तरीकों के कारण है। जब ब्रिटिश सेना ने भारत में पैर पसारे, यानी जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए अंग्रेज और उन्होंने पैर पसारे मतलब यही के होकर रह गए, तो उनके रसोइये भी एक ही व्यंजन के इतने रूपांतरों से चकित रहते थे। मतलब एक ही व्यंजन कितने अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, वो देखकर वे चकित रह जाते थे। इससे जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। तो इस बात से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है। सेंट्रल लंदन के एक मशहूर रेस्टोरेंट में काम करने वाले अनुभवी शेफ विलियम हेरोल्ड को
ब्रिटिश सेना के एक उच्चाधिकारी के व्यक्तिगत रसोइये के तौर पर नियुक्त करके भारत भेजा गया। एक बार फिर से हम ये लाइन पढ़ेंगे, ये वाक्य पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वाक्य है। तो सेंट्रल लंदन के एक मशहूर रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट, होटल बड़ा, तो सेंट्रल लंदन के उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक अनुभवी शेफ थे, वहां पे रसोइये थे जिनका नाम था विलियम हेरोल्ड। और वे विलियम हेरोल्ड को ब्रिटिश सेना के एक उच्चाधिकारी मतलब एक बहुत बड़े अफसर ने अपने साथ में लेके आए थे। ब्रिटिश सेना के बहुत बड़े अफसर विलियम हेरोल्ड को एज अ पर्सनल शेफ इंडिया लेकर आए थे, भारत लेके आए थे, व्यक्तिगत रसोइये के तौर पर, यानी पर्सनल शेफ के तौर पर। एक दिन उस अधिकारी को वहां के स्थानीय व्यंजन भेलपुरी चखने का मौका मिला। तो वे जो अधिकारी थे, जो विलियम हेरोल्ड को यहाँ पर लेके आए थे, उनके साथ उस अधिकारी को जहाँ पे वे थे, भारत में नियुक्त थे, वहाँ के स्थानीय व्यंजन यानी वहाँ का एक स्थानीय पदार्थ, एक डिश भेलपुरी चखने का मौका मिला। उसे वह इतनी पसंद आई, यानी भेलपुरी, ये जो हम लोग भी बड़े चाव से खाते हैं, तो भेलपुरी उसे इतनी पसंद आई कि उसने विलियम को भेलपुरी बनाने की विधि पता लगाने को कहा कि भेलपुरी कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी क्या है, वो पता लगाने के लिए उसने अपने पर्सनल शेफ को कह दिया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि उस समय खाना बनाने की विधियां मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी। मतलब आज जैसे हम बहुत जो रेसिपी चाहिए हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, या बुक्स में देख सकते हैं, उस ज़माने में ये सारी बातें नहीं होती थी। तो एक वो जो रेसिपी है वो फर्स्ट जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक मौखिक रूप से, यानी बोल के ही वो आगे चली जाती थी, दूसरों को पता चलती थी। तो मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी खाना बनाने की विधि, तरीका या रेसिपी। तो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी, तो वो रेसिपी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी या नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। नतीजा यह हुआ, यानी परिणाम यह हुआ कि विलियम को भेलपुरी बनाने की विधि जानने के लिए घर घर जाना पड़ा। तो परिणाम यह हुआ कि वो इतने बड़े शेफ को घर घर जाना पड़ा ये देखने के लिए कि भेलपुरी कैसे बनाते हैं। लेकिन पूरे दिन छानबीन के बाद भी वह भेलपुरी बनाने की कोई एक विधि नहीं खोज पाया, मतलब एक पर्टिकुलर रेसिपी नहीं खोज पाया, क्योंकि हर घर में यह व्यंजन अलग तरह के मसालों और अलग तरह के तेल से बनाया जाता था। व्यंजन वही, लेकिन बनाने का तरीका, मसाले अलग अलग थे, और इसीलिए उन्हें कोई एक पर्टिकुलर एक ही रेसिपी भेलपुरी बनाने की मिल पाई नहीं। मूल सामग्री एक होने पर भी, यानी जो वो पदार्थ या वो व्यंजन बनाने के लिए जो मूल सामान होता है, सामग्री होती है, उसमें वो एक होने पर भी उसमें डाले जाने वाले मसालों और पकाने की शैली की भिन्नता के कारण तैयार व्यंजन का स्वाद और रंग रूप दोनों बदल जाते थे। मतलब भले ही एक ही मूल सामग्री है, एक ही चीज से, जैसे तुअर दाल है तो तुअर दाल से ही दाल बनाई जाती है, तो उसमें तीखी दाल अलग होती है या तड़के वाली दाल अलग होती है। तो कहने का मतलब क्या है, दाल एक ही है, मूल सामग्री एक ही है, लेकिन उसमें डाले जाने वाले मसाले और पकाने का तरीका, इन दोनों में बहुत अनोखापन होता है, और इसीलिए जो दाल तैयार होती है, जो व्यंजन तैयार होता है, उसका स्वाद अलग अलग आता है, उसका रंग रूप भी अलग अलग होता है। उत्तर भारत की अरहर की दाल, तो यहाँ पे वही अरहर की दाल का उदाहरण दिया है, गुजराती या हैदराबादी दाल से भिन्न होगी। यानी उत्तर भारत में जो दाल जिस प्रकार से बनाई जाती है, तो वो गुजराती दाल से, गुजराती तरीके से जो बनाई जाती है दाल, उस दाल से या फिर हैदराबादी दाल से बिल्कुल अलग होगी। पंजाब का वड़ा और दक्षिण भारत का वड़ा स्वाद में एक दूसरे से बहुत अलग है। बनाया जाता है उसी मूल सामग्री से, एक ही चीज से, लेकिन दक्षिण भारत में बनने वाला वड़ा अलग होगा। जैसे हम खाते हैं मेदू वड़ा, बराबर, या फिर जो दही वड़ा खाते हैं उसमें का, तो यही वड़ा अगर आप पंजाब में जाओ तो अलग टेस्ट करता है, और दक्षिण भारत में खाओ तो अलग टेस्ट करता है। खाना पकाने में प्रयोग होने वाली मुख्य सामग्री यानी सब्जी, अनाज, फल, इन सारी बातों की उपलब्धता और मसालों की भिन्नता के आधार पर,
तो जो मुख्य सामग्री होती है, अनाज बोलो, सब्जी बोलो, या फिर मसालों की भिन्नता, कौन कौन से मसाले यूज किए जाते हैं उस व्यंजन में, तो इसकी भिन्नता के आधार पर भारत में खाना पकाने की 4 क्षेत्रीय शैलियाँ प्रचलित है। क्षेत्रीय यानी उस एरिया से संबंधित ऐसी 4 तरीके फेमस है। तो चलिए अब हम उस अलग अलग तरीकों को जानते हैं। तो पहला प्रकार है उत्तर भारतीय। इसके अंतर्गत कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के व्यंजन शामिल है। तो पहले आपको ये नोट करना है, ये अंडरलाइन करना है कि उत्तर भारत में इस क्षेत्र में, उत्तर भारतीय इस क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट यानी राज्य आते हैं। कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो वहाँ के व्यंजन उत्तर भारतीय इस तरीके में, इस शैली में आते हैं। उत्तर भारतीय व्यंजनों पर मुगलई प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मुगलई यानी मुगल काल का। तो जो मुगल लोग रहने के लिए आए थे यहाँ पे भारत भूमि पर, तो उन मुगलों के खाने पीने की जो खान पान के जो तरीके हैं, उनका प्रभाव उत्तर भारतीय व्यंजनों पर दिखाई देता है। अब ये कैसे पता चलता है, तो इसीलिए तरी वाली सब्जियों में दूध, पनीर, घी, दही, इन सारी बातों का बहुत खूब प्रयोग होता है, क्योंकि मुगलई खाने में, मुगलई व्यंजनों में इन्हीं बातों का, इन्हीं पदार्थों का ज़्यादा उपयोग होता था। तो इसीलिए उत्तर भारतीय पदार्थों पर मुगलई प्रभाव अधिक है, ये सारी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है, दूध, पनीर, घी और दही। अब मसाले कौन से यूज किए जाते हैं उत्तर भारत में ज़्यादातर? अदरक, लहसुन, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, केसर और सूखे मेवों से बने व्यंजन इस थाली को शाही रूप देते हैं। तो सूखे मेवे, इलायची, केसर, इन सारे चीज़ों का भी पदार्थों में, व्यंजनों में उपयोग किया जाता है, और इसीलिए यहाँ की थाली एकदम शाही, मतलब बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी थाली खाने की वो एक रूप उसे वैसा मिलता है। तंदूरी खाना इस शैली की विशेषता है। और एक उत्तर भारतीय खाने की विशेषता क्या है? तंदूरी खाना। उबले आलू और मौसमी सब्जियां भरकर बनाया गया उत्तर भारतीय नाश्ता समोसा आज उत्तर अमेरिका, मध्य पूर्व के देशों, अफ्रीका आदि में खूब शौक से खाया जाता है। तो समोसा हम सभी को पता है, उबले हुए आलू और मौसमी सब्जियां, मतलब उस मौसम में जो जो अवेलेबल सब्जी होती है वो, और आलू के साथ उसका कॉम्बिनेशन करके फिर वो मसाला भर के बनाया गया समोसा पूरे देश में प्रसिद्ध है। और सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, बल्कि कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व के देशों में और अफ्रीका, यहाँ पे खूब शौक से समोसा खाया जाता है। ये आपको अंडरलाइन करना है। चटपटे अचार और चटनियों के बिना तो उत्तर भारतीय थाली अधूरी है, और अचार और चटनी इसके बिना तो उत्तर भारतीय थाली पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अचार और चटनी ये उनकी थाली का बिल्कुल एक नॉन अलग होने वाला हिस्सा है। दम आलू, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, दाल मखनी, छोले भटूरे आदि व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना चुके हैं। तो ये सारे व्यंजनों के नाम हैं, ये आपको अंडरलाइन करने हैं। ये सारे व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो चुके हैं। कौन कौन से? दम आलू, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, दाल मखनी और छोले भटूरे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी भूख लग सकती है, आई नो, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है। हम सभी को ऐसे अलग अलग प्रकार का भोजन, व्यंजन पसंद है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के बारे में, दक्षिण भारतीय। अब दक्षिण भारतीय में कौन कौन से स्टेट यानी राज्य आते हैं? तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य आते हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक राज्य के व्यंजन के स्वाद और पाक विधि में विविधता दिखाई देती है। तो कौन कौन से राज्य है पहले वो अंडरलाइन करना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। हालांकि इनमें से प्रत्येक राज्य के व्यंजन के स्वाद और पाक विधि में विविधता दिखाई देती है। तो हर व्यंजन का अपना अलग स्वाद होता है
और उसको बनाने की जो एक तरीका है वो भी अलग अलग होता है। चावल और नारियल का उत्पादन इन राज्यों में खूब होता है। हम सभी को पता है दक्षिण भारत में चावल और नारियल ज्यादा मिलता है, उसका उत्पादन ज्यादा होता है, इसीलिए इन दोनों का प्रयोग यहाँ के व्यंजनों में बहुत आयत है। तो चावल और नारियल का प्रयोग यहाँ के हर डिश में ऑलमोस्ट होता ही है। तरी वाली सब्जियों में कसा हुआ नारियल या फिर नारियल का दूध डाला जाता है। तरी वाली यानी ग्रेवी वाली जो सब्जियां होती है उसमें नारियल डाला जाता है, कसा हुआ पीसा हुआ नारियल या फिर नारियल का दूध। नारियल की चटनी भोजन का मुख्य अंग है और नारियल की चटनी के बिना तो उनका भोजन पूरा होता ही नहीं है। भोजन को सुगंधित बनाने के लिए करी पत्ता, राई, सरसों के बीज, काली मिर्च, दाल, चीनी, लौंग, जीरा, जायफल, इलायची और गुलाब जल का प्रयोग होता है। तो भोजन को सुगंधित बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको ये अंडरलाइन करके लर्न करना है। ठीक है, अब ये जो सारे नाम है, कड़ी पत्ता, राई या सरसों के बीज या काले मिर्च या दालचीनी या लौंग, जीरा, जायफल, ये सब मसाले हैं। आप घर में आपके ये सब अवेलेबल हो सकता है, मतलब होगा तो आप घर पे आप पूछ के ये देख सकते हो कि सरसों क्या होता है या फिर राई क्या होती है। ओके, इमली और हरी मिर्च भोजन को तीखा और खट्टा स्वाद देती है। तो यहाँ के भोजन में इमली का प्रयोग भी होता है और हरी मिर्च का भी। तो इमली और हरी मिर्च भोजन को कैसे बनाती है, खट्टा और तीखा। डोसा, इडली, सांभर वड़ा, रसम, पोंगल, हैदराबादी बिरयानी जैसे व्यंजन विश्व स्तर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो दूसरे देश में अगर आप जाओगे तो ये सारे व्यंजन परिचय के मोहताज नहीं है, यानी ये इतने फेमस है भारत के बाहर भी कि सभी को पता है इडली डोसा क्या होता है, सांभर वड़ा क्या होता है या फिर हैदराबादी बिरयानी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा दक्षिण भारतीय स्टेट्स के बारे में यानी राज्यों के बारे में, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब तीसरा भारत का जो क्षेत्रीय इलाका है वो है पूर्व भारतीय। तो पूर्व भारत इलाके में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। पूर्व भारतीय खाना विशेष रूप से मिठाइयों जैसे रसगुल्ला, चमचम, संदेश आदि के लिए जाना जाता है। तो ये आपको अंडरलाइन करना है। पूर्व भारतीय इलाका किस लिए पहचाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, मिठाइयों के लिए। कौन कौन सी मिठाइयाँ, अंडरलाइन करो, रसगुल्ला, चमचम, संदेश। ओके, पारंपरिक बंगाली खाना बहुत मसालेदार नहीं होता। पारंपरिक बंगाली खाना बहुत मसालेदार नहीं होता। बंगाली करी में अधिकतर सरसों के दाने, जीरा, दही, पिसे हुए काजू का प्रयोग होता है। तो बंगाली खाना ज़्यादा मसालेदार नहीं होता और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है, सरसों के दाने, जीरा, दही और पिसे हुए काजू, जो उबले हुए चावल के साथ खाई जाती है। और ये बंगाली करी किसके साथ खाई जाती है, उबले हुए चावल के साथ। दक्षिण भारत की तरह पूर्व भारत का मुख्य भोजन भी चावल ही है। जैसे दक्षिण भारत में चावल मुख्य भोजन है, बिल्कुल उसी प्रकार से पूर्व भारत में भी चावल मुख्य भोजन है। और हाँ, मछली यहाँ के नियमित भोजन का हिस्सा है। और उनके नियमित भोजन का हिस्सा क्या है, मछली। पूर्व भारत के लोगों का चावल और मछली ये नियमित भोजन का हिस्सा है। तो अभी हमने पढ़ा उत्तर भारतीय क्षेत्र के बारे में, फिर दक्षिण भारत के बारे में पढ़ा, पूर्व भारत के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम भारत के बारे में। पश्चिम भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, पहले वे देखते हैं। पश्चिम भारतीय शैली में गुजराती, मराठी और गोवा के व्यंजनों का समावेश है। कौन कौन से व्यंजन, गुजराती, मराठी और गोवा के। गुजराती थाली में मुख्य रूप से शाकाहारी व्यंजन होते हैं। तो गुजराती थाली जो है हम सभी को पता है, उसमें ज़्यादातर कौन से व्यंजन होते हैं, शाकाहारी यानी वेज। नमकीन व्यंजनों में भी थोड़ी चीनी डाली जाती है, नमकीन व्यंजनों में भी थोड़ी चीनी होती है। घर का बना अचार, खिचड़ी और छाछ यहाँ का मुख्य भोजन है। तो ये सभी को पता है, बिल्कुल कॉमन सा ये भोजन है, अचार, खिचड़ी और छाछ यानी दही से बनी हुई छाछ। तड़के वाली दाल और भाप में पकी सब्जियों से बने व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। तड़के वाली दाल, ओके,
बघारी हुई दाल और भाप पर पकी हुई सब्जियां यहाँ पर ज्यादा खाई जाती हैं। इन राज्यों में तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो तापमान बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए शरीर को डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण से बचाने के लिए खाना बनाने में टमाटर, नींबू, चीनी, नमक का प्रयोग अधिक होता है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पे टमाटर, नींबू, चीनी या नमक, इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का तापमान कभी कभी कितने डिग्री तक पहुँच जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इसीलिए शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यहाँ के भोजन में यानी पश्चिम भारतीय भोजन में टमाटर, नींबू, चीनी, नमक इनका प्रयोग अधिक होता है, किया जाता है। गोवा में समुद्री भोजन यानी मछली, झींगे आदि की उपलब्धता अधिक है। हम सभी को पता है गोवा जो है वो कौन से भोजन के लिए ज़्यादा फेमस है? तो मछली, सी फूड के। तो गोवा में समुद्री भोजन की उपलब्धता अधिक है और इसीलिए वही भोजन वहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यहाँ के शाकाहारी लोग यानी गोवा के शाकाहारी लोग भोजन में प्याज, लहसुन और मसालों का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। तो गोवा में लहसुन का, प्याज का प्रयोग खाने में ज़्यादा होता नहीं है, ना ही मसालों का होता है। तो ये हमने पढ़ा चारों क्षेत्रों के बारे में, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। अब इतनी सारी विविधता होने पर भी एकता है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, व्यंजन शैलियों की इस विविधता में भी एकता का प्रमाण तब मिलता है। इतने सारे अलग अलग तरीके से खाना बनाया जाता है, व्यंजन बनाया जाता है, फिर भी एकता का प्रमाण यानी प्रूफ हमें तभी मिलता है जब उत्तर भारत के लोग इडली डोसा उसी चाव से खाते हैं जिस चाव से दक्षिण भारत के लोग दाल रोटी खाते हैं। यानी इडली डोसा ये दक्षिण भारतीय फूड है ना, तो वो साउथ इंडियन फूड उत्तर भारत के लोग बड़े चाव से खाते हैं, और जो उत्तर भारत का दाल रोटी है वो साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत के लोग बड़े चाव से खाते हैं, तभी हमें एकता का प्रमाण मिलता है। गुजराती खमन ढोकले का स्वाद पूर्व भारत के लोगों की जुबान पर होता है, और बंगाली रसगुल्ले को चखने के लिए अब आपको कोलकाता जाने की जरूरत नहीं होती, यानी वो बंगाली रसगुल्ला आपको कहीं पे भी, चाहे पश्चिम भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, हर जगह मिल जाता है। अपने ही शहर में आप उसका रसास्वादन कर सकते हैं, यानी रसगुल्ला चखने के लिए बंगाल में जाना नहीं पड़ता, कोलकाता में जाना नहीं पड़ता, तो हम अपने ही शहर में रह के रसगुल्ले का आनंद उठा सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में स्वाद प्रेमियों के लिए व्यंजनों के इतने विकल्प मौजूद नहीं होंगे। मतलब अपने ही देश में, एक ही देश में इतने सारे पर्याय व्यंजनों में, खान पान में इतने सारे विकल्प, इतने सारे ऑप्शंस शायद ही किसी देश में मौजूद होंगे जितने कि हमारे देश में है। भारतीय मिठाइयाँ तो पूरे इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य में इतनी लोकप्रिय है कि इन्हें यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकन व्यंजनों में भी शामिल कर लिया गया है। तो हमारी मिठाइयाँ तो इतनी फेमस है इंग्लैंड में, फ्रांस में, संयुक्त राज्यों में, कि उत्तर अमेरिकन जो व्यंजन है, पदार्थ है, और यूरोपियन व्यंजन है, उनमें भी हमारी मिठाइयों को शामिल कर दिया है। बंगाली रसगुल्ला, तो कौन कौन सी मिठाइयाँ हमारी फेमस है विदेशों में, ये आपको मार्क करना है। बंगाली रसगुल्ला, पायसम मतलब खीर, श्रीखंड, मैसूर पाक, गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा, कुल्फी आदि कुछ ऐसी ही मिठाइयाँ हैं जिन्होंने 7 समंदर पार लोगों के मुंह में नहीं बल्कि दिलों में मिठास घोल दी है। तो ये सारे हमारे व्यंजन, ये सारी मिठाइयाँ विदेशों में बहुत पसंद की गई है, पसंद करते हैं लोग। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण के चलते भारत और अन्य देशों के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय आवागमन बढ़ा है। तो पिछले कुछ दशकों से वैश्वीकरण, तो जिस प्रकार से सब तेजी से बदलाव आया है और जिस प्रकार से वैश्वीकरण चला है, तो भारत और अन्य देशों के बीच में लोगों का आवागमन यानी आना जाना बढ़ गया है। विभिन्न नागरिकताओं का प्रभाव निश्चित रूप से भोजन की थाली पर भी पड़ा है, और इस प्रकार से अलग अलग नागरिक
चाहे वो जापानी हो, चाहे वो यूरोपियन हो, या फिर चाहे वो चीनी हो, वो जब नागरिक यहाँ पर आते हैं तो उनके आने जाने का असर भी हमारे थाली पर पड़ता है। तो यानी अब अनेक विदेशी व्यंजन भी भारतीय रूपांतरों के साथ लोगों को परोसे जाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं पिज़्ज़ा है या फिर बर्गर है जो इटालियन फूड है, उसके बाद चाइनीज़ जो हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज़ है या ऐसे कई सारी बातें हैं, पास्ता है, ये सारे विदेशी व्यंजन हैं। और हमारे यहाँ आकर भारतीय उसमें इंडियन तरीके से थोड़ा बहुत बदलाव करके यहाँ पे परोसा गया और लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया है। वही बात बताई है। तो विभिन्न नागरिकताओं का यानी अलग अलग नागरिक जो आते हैं दूसरे देशों से, उनका प्रभाव निश्चित रूप से भोजन की थाली पर पड़ा है। यानी अब अनेक विदेशी व्यंजन भी भारतीय रूपांतरों के साथ यानी भारतीय मसालों के साथ थोड़ा बदलाव करके लोगों को परोसे जाते हैं। देसी चाइनीज, आलू टिक्की, बर्गर, हर्बल पास्ता के रूप में विदेशी खानों के चटपटे भारतीय संस्करणों की खुशबू से भी मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि इतने सारे चाइनीज़ या पास्ता या फिर पिज़्ज़ा या फिर बर्गर या फिर आलू टिक्की या फ्रेंच फ्राइज ऐसी सब नाम सुनेंगे तो हमारे मुंह में अपने आप ही पानी आ जाता है। ब्रेड आज भारत के सभी घरों में नाश्ते के रूप में खाई जाती है। ब्रेड ये भी भारतीय व्यंजन नहीं है, विदेशी व्यंजन है जो आजकल हर घर में भारत में खाया जाता है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पहलू, तो ये जो हमारे खान पान की मिश्रित संस्कृति है, अलग अलग प्रकार की व्यंजन अलग अलग प्रकार के तरीके से बनाए जाते हैं, मसालों का प्रयोग होता है, तो ये जो हमारी मिश्रित संस्कृति है खान पान की, इसका सकारात्मक पहलू यानी इसकी पॉजिटिव बात ये है कि जब तक स्वाद की यह यात्रा जारी रहेगी वसुधैव कुटुंबकम की भावना पुष्ट होती रहेगी। मतलब जब तक हम लोग अपने स्वाद को इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे और दूसरे देशों के दूसरे इलाकों के व्यंजनों को इसी तरह से पसंद करेंगे, बड़े चाव से खाएंगे, तब ये वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व, सारी दुनिया एक कुटुंब है, ये जो भावना है, ये जो थिंकिंग है, ये पुष्ट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो खान पान की ये भले ही विविधता हो, लेकिन सारे देशों के बीच में एकता का निर्माण करने के लिए ये जायके का सफर होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना पाठ पूर्ण कर दिया है। कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। विलियम को भेलपुरी बनाने की विधि का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि हर घर में बनाने का तरीका और उसमें उपयोग किए जाने वाले तेल और मसाले अलग अलग थे। गुजराती व्यंजनों की विशेषता क्या है? तो ये शाकाहारी होते हैं और नमकीन में भी मिठास का या शक्कर का प्रयोग किया जाता है। पूर्व भारतीय खाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्व भारतीय खाना मछली के लिए, चावल के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ये मसालेदार नहीं होता पूर्व भारतीय भोजन। ठीक है, किन राज्यों के व्यंजन उत्तर भारतीय शैली से पकाए जाते हैं? तो किन राज्यों के व्यंजन हैं? कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं ये उत्तर भारतीय शैली से पकाए जाते हैं। अब सही विकल्प चुनना। केकारी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? विभिन्न मसाले डालकर बनाई गई सब्जी। उत्तर भारतीय व्यंजनों पर कौन सा प्रभाव अधिक है? यूरोपियन, अमेरिकन, मुगलई या चाइनीज? मुगलई। समोसा कहाँ का प्रसिद्ध नाश्ता है? यस, उत्तर भारत का। दक्षिण भारतीय व्यंजनों की मूल सामग्री क्या है? गेहूं, गन्ना, मछली चावल, दाल चावल या चावल नारियल? चावल नारियल। विदेशी व्यापारी भारत से क्या खरीद कर ले जाते थे? और इसका उत्तर आएगा गरम मसाले। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो हमने पढ़े हैं। अब इस पाठ के लिखित प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप नोट्स में से वो उत्तर पढ़ सकते हो। पाठ आपको फिर से अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और इस पाठ के शब्दार्थ आपको याद करने हैं। ठीक है, तो और अगर कुछ डाउट्स है तो हम जूम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हमने
जायके का सफर ये पाठ पूर्ण कर दिया है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।